Hi everyone. So once again, welcome you all on Law Beta. Here we are going to discuss the Revenue Board in the UP Revenue Code 2006. हम लोग Revenue Board डिस्कस करेंगे आज यूपी लैंड लॉ के अंदर. रेवेन्यू बोर्ड कह सकते हैं, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कह सकते हैं. ठीक है, ये हम लोगों ने सेक्शन 4 में भी पढ़ा था डेफिनेशन क्लॉज के अंदर. सेक्शन 4 क्लॉज 6 पढ़ा था हमने, और उसमें ये लिखा था कि Board of Revenue means the board which was constituted under section 7 of the UP Revenue Code 2006. बोर्ड का मतलब वही है जो कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कॉन्स्टिट्यूट होता है इन दिस पर्टिकुलर कोड. तो हम लोग आज सेक्शन 7 से शुरुआत करेंगे. देखिए, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो जितने भी रेवेन्यू मैटर्स हैं इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, उनको डील करने के लिए, उनको कंसिडर करने के लिए हाईएस्ट या टॉप अपीलिंग या टॉप कंट्रोलिंग अथॉरिटी होती है. ठीक है, और देखते हैं सेक्शन 7 में इसका आपका कॉन्स्टिट्यूशन दे रखा है पूरा, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर, हाउ इट कॉन्स्टिट्यूट. सो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू फॉर उत्तर प्रदेश कंसिस्ट ऑफ चेयरमैन एंड सच अदर मेंबर्स एज स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट. तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंदर एक चेयरमैन होते हैं. ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर देयर यूज्ड टू बी वन चेयरमैन, और उतने मेंबर्स, सच मेंबर्स जितने स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है. ठीक है, देयर इज नॉट अ स्पेसिफिक नंबर, इट इज एज सच विच द स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट अकॉर्डिंगली. एंड उन मेंबर्स के अंदर फर्दर दो कैटेगराइजेशन है. देयर शैल बी अपॉइंटेड एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर्स एंड जुडिशियल मेंबर्स. दो तरह के मेंबर्स अपॉइंट किए जाते हैं इन द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू. एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर्स जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट को डील करते हैं, एंड जुडिशियल विच डील्स एंड ऑथराइज द जुडिशियल पार्ट, द लीगल पार्ट. राइट, अब एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर कौन व्यक्ति एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अपॉइंट किया जाएगा. तो यहाँ बोल रहे हैं हु इज ऑफ द रैंक नॉट लेस दैन कमिश्नर. वो व्यक्ति अपॉइंट किया जाएगा एज एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर जो कि कमिश्नर की पोजीशन होल्ड करता हो या उससे ऊपर की किसी रैंक को होल्ड करता हो. देयर शुडंट बी एनी पर्सन हु इज बिलो द रैंक ऑफ कमिश्नर. ठीक है, या तो कमिश्नर हो या फिर कमिश्नर से हायर रैंक का कोई अथॉरिटी हो, कोई ऑफिसर हो. दैट पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर. राइट, एंड इन कंटेक्स्ट ऑफ जुडिशियल मेंबर अ पर्सन हु हैज होल्ड द ऑफिस ऑफ रैंक नॉट लेस देन कलेक्टर. ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जुडिशियल मेंबर बन सकता है जिसने कलेक्टर का ऑफिस होल्ड किया हुआ हो. ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर में था कमिश्नर का ऑफिस होल्ड किया हुआ हो या उससे ऊपर का कोई ऑफिस, नॉट बिलो दैट. और जुडिशियल मेंबर में कलेक्टर. तो यू हैव टू रिमेंबर दैट, यू डू नॉट हैव टू एक्सचेंज. आप लोगों को इसको मिक्स नहीं करना है आपस में. एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर की बात हो रही है तो कमिश्नर, और जुडिशियल मेंबर की बात हो रही है तो कलेक्टर. ठीक है, लीस्ट ऑफिसर कलेक्टर हो सकता है, कलेक्टर को आप अपॉइंट कर सकते हो या उससे ऊपर की किसी भी हायर अथॉरिटी को, हायर रैंक के किसी ऑफिसर को, बट नॉट बिलो दैट. ठीक है, तो ये आपका रिक्वायरमेंट है कि किस तरीके के पर्सन जो हैं वो अपॉइंट हो सकते हैं इन द फॉलोइंग डेजिग्नेशंस. हियर that board will be considered which was constituted and functioning before the commencement of this code. सेक्शन 7 में ये भी बताया है कि जो भी बोर्ड या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इस कोड के कमेंस होने से पहले ही कॉन्स्टिट्यूट हो चुके थे या पहले से फंक्शन कर रहे थे, वो भी इस बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की कैटेगरी में इंक्लूड होंगे, इसमें कवर हो जाएंगे. ठीक है, ऑल दोज बोर्ड्स विच हैव बीन कॉन्स्टिट्यूटेड एंड वो फंक्शनिंग बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कोड. ठीक है, ये आपको बताया है सेक्शन 7 के अंदर. ये हो गया कि किस तरीके से बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कॉन्स्टिट्यूट होता है. अब देखते हैं कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का जुरिस्डिक्शन क्या है. ये सेक्शन 8 हमें बताता है. बिल्कुल इसके आगे नेक्स्ट सेक्शन है. सेक्शन 8 स्टेट्स दैट द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू शैल बी द चीफ कंट्रोलिंग अथॉरिटी. ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोली है कि जो आपका बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है ये चीफ कंट्रोलिंग अथॉरिटी है. किस रिगार्ड में? इन द डिस्पोजल ऑफ केसेस, अपील्स एंड रिविजन्स सब्जेक्ट टू द सुपरिंटेंडेंस इन कंट्रोल एंड डायरेक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. यहाँ पे 2-3 बातें इंपॉर्टेंट बोल दी, मोटी बोल दी हैं, उनको हमको देखना है. पहला ये बोला इन्होंने कि जो आपका बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है वो चीफ कंट्रोलिंग अथॉरिटी है. पहली चीज़, किस रिगार्ड में? जितने भी रेवेन्यू मैटर्स हैं उनके केसेस को डिस्पोज करने में, ठीक है, उनको सेटल करने में, उनको उनकी अपील को कंसिडर करने में, उनकी रिविजन्स को देखने में, इन सारी चीज़ों को कंसिडर करने में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इज़ द चीफ कंट्रोलिंग अथॉरिटी और द हाईएस्ट अथॉरिटी. एंड जितनी भी इसका जुरिस्डिक्शन है, जितनी भी इसकी डीलिंग है, इट इज़ सब्जेक्ट, इसके ऊपर भी एक कंट्रोल है. हर किसी ना किसी के ऊपर कोई ना कोई कंट्रोल होता है ना. तो इसके ऊपर कंट्रोल कौन है? स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है, जो भी ये काम कर रहा है, जो भी ये जुरिस्डिक्शन अपना रोल प्ले कर रहा है, उस स्टेट गवर्नमेंट की कंट्रोल और डायरेक्शन के अंदर ही कर रहा है. ठीक है, तो ये आपका तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया सेक्शन 8 के पहले पॉइंट में. ठीक है, आगे देखते हैं.
The board shall discharge such powers, functions and duties as provided in this code or any other law time being in force. ठीक है, जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है वो सारे पावर्स, फंक्शंस और ड्यूटीज़ को डिस्चार्ज करेगा, उन सारी पावर्स को यूज़ करेगा, उन सारी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करेगा जो कि या तो इस पर्टिकुलर कोड ने बताया है या फिर वो कोई भी कोड जो इन सारे मैटर्स को रेवेन्यू डीलिंग्स को डील करता है, उसको कवर करता है, उस लॉ के अकॉर्डिंग जो भी पावर्स, ड्यूटीज़ एंड अथॉरिटीज़ हैं, फंक्शंस हैं, उनको परफॉर्म करेगा, राइट. Next thing, the state government may authorize any member of board to perform and charge either in general or in particular case functions, powers and duties of board. और state government के पास power है कि वो board के किसी भी एक member को authorize कर सकता है कि वो board की जितनी भी powers, duties या functions है उसमें से कोई भी power, duty या function को individual level पर perform करे या discharge करे, चाहे किसी general case में भी बोल सकता है या particular case में भी बोल सकता है. इसकी पूरी authority जो है exclusive power is with the state government. एक बार दोबारा बता देती हूँ ये बात. स्टेट गवर्नमेंट में ऑथराइज एनी मेंबर ऑफ बोर्ड, किसी भी मेंबर को ऑफ द बोर्ड टू परफॉर्म एंड डिस्चार्ज आइदर इन जनरल और इन पर्टिकुलर केस, ठीक है, किसी भी तरह के केस में टू परफॉर्म फंक्शंस, पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ द बोर्ड. क्लियर? ये हो गया सेक्शन 8 में कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का क्या जुरिस्डिक्शन है. आई होप समझ में आ गया होगा. बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, बस स्मूथली पढ़ना है, समझ में आ जाना है. ठीक है, सेक्शन 7 हो गया, 8 हो गया. चलिए 9 देखते हैं. 9 क्या कह रहा है? पावर टू डिस्ट्रीब्यूट द बिजनेस. ठीक है, बिजनेस से मतलब है जितनी भी आपका इसकी फंक्शंस हैं उसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करने की पावर है. सो हियर इट इज़ रिटन सब्जेक्ट टू द रूल्स एंड ऑर्डर्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट. स्टेट गवर्नमेंट की जितनी भी ऑर्डर्स हैं, जितने भी रूल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग, उसके रेगुलेशंस है उसके विद इन बोर्ड में डिस्ट्रीब्यूट इट्स बिजनेस एमंग इट्स मेंबर्स. जो बोर्ड है अपने बिजनेस को, अपने काम को अपने मेंबर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है. अकॉर्डिंगली द चेयरमैन में कॉन्स्टिट्यूट द बेंचेस. चेयरमैन जो है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का, उसके पास पावर है कि वो बेंच कॉन्स्टिट्यूट कर सकता है कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन 1 मेंबर्स फॉर डीलिंग द पर्टिकुलर क्लास ऑफ केस. किसी भी पर्टिकुलर क्लास ऑफ केस को डील करने के लिए जो चेयरमैन है वो बेंच बना सकता है और बेंच में एक से ज़्यादा मेंबर्स को वो कॉन्स्टिट्यूट करेगा. ठीक है, इसके अलावा ऑल द ऑर्डर्स मेड और डिक्री पास्ड बाय मेंबर ऑफ बोर्ड शैल डीम टू बी मेड बाय द बोर्ड इटसेल्फ. और यहाँ पे ये बोला गया कि जितने भी ऑर्डर्स या जो भी डिक्री पास की गई है बाय एनी मेंबर ऑफ बोर्ड, वो कंसिडर की गई है कि जो भी ऑर्डर पास हुआ है, जो डिक्री पास हुई है, वो डायरेक्टली बोर्ड से ही डिराइव हुई है, वो बोर्ड ने ही पास की गई है. मीन्स जो भी काम उसके मेंबर ने किया वो कंसिडर किया जाएगा कि वो इटसेल्फ बोर्ड ने ही परफॉर्म किया है. ठीक है, तो ये था कि किस तरीके से एक वी कैन से देयर यूज्ड टू बी अ विकारियस लाइबिलिटी. ठीक है, और किस तरीके से जो बोर्ड है वो अपनी पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है एमंग इट्स मेंबर्स. और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि बेंच कैसे फॉर्मुलेट कर सकता है चेयरमैन. एक सेक्शन इसमें और डील करना है हमें, सेक्शन 10. अब जो भी बोर्ड डिसीजन दे रहा है, अपने जो भी ऑर्डर्स दे रहा है, उसके बारे में बात करता है सेक्शन 10. सो व्हेन अ प्रोसीडिंग डील्ड बाय अ बेंच ऑफ बोर्ड ऑफ रिविजन और अपील कंप्राइजिंग मोर देन 2 मेंबर्स, डिसीजन विल बी इन अकॉर्डेंस विद ओपिनियन ऑफ मेजॉरिटी मेंबर्स. यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जब जो एक बेंच फॉर्मुलेट की गई थी बोर्ड के अंदर, ठीक है, एक बेंच जो फॉर्मुलेट की गई थी और वो रिवीजन या अपील के बारे में स्पेसिफिक है, जो बेंच फॉर्मुलेट हुई है वो रिवीजन या अपील के रिगार्ड में है और उसमें 2 या 2 से ज़्यादा मेंबर्स थे. ठीक है, तो जो डिसीजन कैसे लिया जाएगा? डिसीजन लिया जाएगा एज पर दी मेजॉरिटी ओपिनियन, कि अगर 3 जन हैं तो 3 में से 2 का क्या मत है. ठीक है, जो 2 का मत है, जो 2 का वोट है, जो 2 की ओपिनियन है, वही कंसिडर किया जाएगा और उसके बेसिस पर ही डिसीजन लिया जाएगा. मेजॉरिटी ओपिनियन रहेगा. फर्दर व्हेन इन अ डिसीजन ऑफ केस मेंबर्स ऑफ बेंच आर इक्वली डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस. फॉर से यहाँ पे हमारे पास 3 नहीं थे, 4 मेंबर्स थे. ठीक है, या फिर 4 नहीं तो 2 मेंबर्स थे और ये लोग के जो डिसीजन है वो इक्वल लेवल पर ओपिनियन सामने आए हैं कि 4 थे तो 2 लोगों का सेम था, या 2 थे तो 1 लोगों का सेम ओपिनियन था. तो अब वहाँ पे किस तरीके से डिसीजन आएगा? तो हियर इट इज सेइंग इट शैल बी हर्ड बाय अ लार्जर बेंच. फिर वहाँ पे एक लार्ज बेंच बिठाई जाएगी बोर्ड की और उस बेंच में खुद चेयरमैन भी बैठे होंगे. ठीक है, क्योंकि यहाँ से तो समाधान निकल नहीं रहा ना, तो अब यहाँ पे एक लार्जर बेंच बिठाई गई है और वो बेंच में चेयरमैन भी है एंड देन इट विल बी डिसाइडेड इन अकॉर्डेंस विद द ओपिनियन ऑफ मेजॉरिटी मेंबर्स. और फिर उस लार्जर बेंच को में वो जो जितनी भी जो अपील का जो केस था, ठीक है, जो अपील आई थी, जो भी रिवीजन के रिगार्ड में केस आया था, उसको फर्दर से लार्ज बेंच जो है उसको कंसीडर करेगी, उसको सारी उसमें प्रोसीडिंग्स करेगी. फिर वो लोग अपने मेंबर्स के बीच में जो भी मेजॉरिटी ओपिनियन रहेगा उसके अकॉर्डिंग ही फाइनल ऑर्डर को पास करेंगे. ठीक है, ऑल द डिसीजंस गिवन बाय अ मेंबर सिटिंग सिंगली, given by a division bench or given by a larger bench shall be deemed to be the decision of the board.
डिसीजन की बात हो रही है क्योंकि सेक्शन 10 में तो यहाँ बोल रहे हैं कि चाहे बोर्ड से रिलेटेड डिसीजन उसके इंडिविजुअल मेंबर ने दिया हो सिंगल सिटिंगली, चाहे डिवीजन बेंच ने दिया हो, चाहे लार्जर बेंच ने दिया हो, कंसीडर किया जाएगा कि वो जो डिसीजन है वो बोर्ड का खुद का डिसीजन है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का ही डिसीजन है इन दैट पर्टिकुलर रेवेन्यू मैटर इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो ये था गाइज आपका रेवेन्यू बोर्ड इन दी यूपी रेवेन्यू कोड। सेक्शन 7 बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कैसे बनता है, कौन कौन से मेंबर्स होते हैं। सेक्शन 8 क्या उसका जुरिस्डिक्शन होता है। सेक्शन 9 किस तरीके से उसके पास अपनी बिजनेस को डिस्ट्रीब्यूट करने का पावर है। और सेक्शन 10 उस बोर्ड का डिसीजन किस अकॉर्डिंगली पास किया जाता है या उसको किस तरीके से फाइनलाइज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रेवेन्यू कोर्ट, रेवेन्यू ऑफिसर। सो फॉर दैट वीडियो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू स्टे कनेक्टेड विद लॉ वीटा। और गाइज आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रही है तो कमेंट में लिखकर बताइए, और किस सब्जेक्ट की वीडियोस चाहिए ये भी कमेंट में लिखकर बताइए। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं यही कहूँगी कि आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप लोगों को बहुत सारे अमेजिंग लेक्चर्स रिलेटेड टू लॉ अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर आते रहेंगे। बहुत सारे आ भी चुके हैं, सेपरेट प्लेलिस्ट है, हर इंडिविजुअल सब्जेक्ट की सेपरेट प्लेलिस्ट है। कोई पैनिक नहीं करना, कोई इतना स्क्रॉल नहीं करना कि नीचे जाके देखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। एक सब्जेक्ट के जितने लेक्चर मैंने बनाए होंगे लॉ वीटा के ऊपर वो एक आपको इंडिविजुअल प्लेलिस्ट में मिलेंगे। लिंक ज़्यादातर की मैंने डिस्क्रिप्शन में दी भी है, नहीं दी है तो प्लेलिस्ट के एरिया में जाके आप सेपरेटली चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है lawvita_80, आप वहाँ से भी हमसे जुड़ सकते हैं। आप इंडिविजुअल लेवल पे कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं। हम लोग नोट्स भी शेयर किए हैं और आगे भी मैं करती रहूँगी। सो दिस वॉज इट फॉर नाउ एवरीवन, जस्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अपना और अपने फैमिली का ध्यान रखिए। आई विल मीट यू अप विद द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट लीगल कंटेंट। टिल देन कीप स्टडिंग, बाय बाय, हैव अ गुड डे।